नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश धाकड़ एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम बायोलॉजी की बात कर रहे थे और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो 12th क्लास की बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। 12th क्लास साथ ही साथ में नीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए 12th क्लास की बायोलॉजी शुरू करेंगे आज अपन। 12th बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, बायोलॉजी 12th क्लास की बायोलॉजी शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। या आपको पता होना चाहिए कि आगे हम किस किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं। देखिए 11th क्लास में देखिए मेनली बायोलॉजी में जो स्टडी करते हो आप वो किसकी करते हो, लिविंग्स की करते हो। किसकी करते हो, लिविंग्स की स्टडी करते हो। और 11th क्लास में आपने कुछ यूनिट करी थी, देखिए किस किस कौन कौन सी करी थी आपको पता चलेगा। देखो आपने 11th में टैक्सोनॉमी पढ़ लिया था, टैक्सोनॉमी पढ़ा था, ठीक है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे जिसमें आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जीवों का क्या पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था बेटा, मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब सजीवों की बाह्य आकारिकी का अध्ययन किया था आपने। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, एनाटॉमी, एनाटॉमी पढ़ा था, अर्थात सजीवों की आंतरिक आकारिकी का क्या किया था, अध्ययन किया था। उसके बाद आपने पढ़ा था साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जिसमें आपने कोशिका, बायोमोलिक्यूल तथा कोशिका विभाजन के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। और उसके बाद आपने फिजियोलॉजी के बारे में देखा था, फिजियोलॉजी अर्थात कार्यकी का अध्ययन किया था कि जो जंतु जो होते हैं और पादप जो होते हैं इनके अंदर कार्यकी जो होती है, ठीक है ना, वो किस तरह से होती है, मतलब ये किस तरह श्वसन करते हैं, किस तरह पाचन करते हैं, किस तरह उत्सर्जन करते हैं, वो सभी चीजें। पादप जो होते हैं किस तरह उनमें बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, किस तरह उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, किस तरह ठीक है ना, वो मिनरल्स ट्रांसफर करते हैं, वो सारी चीजें आपने पढ़ी थी फिजियोलॉजी में, ठीक है। मतलब आपने सजीवों को देखो, आपने उनका वर्गीकरण कर दिया, उनको बाहर से देख लिया, अंदर से उनकी देख लिया, उनकी कोशिका देख ली, उनकी कार्यकी देख ली। देखिए उसके बाद अपन आ जाते हैं सीधा 12th क्लास में। 12th क्लास में आप जो पढ़ोगे बेटा, 12th में जो आपका चैप्टर्स रहेंगे, सबसे पहले बात आएगा कि एक सजीव जो होता है वो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सजीव जो होता है वो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, मतलब अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है। तो मतलब इसमें 12th क्लास में जो आपका स्टार्टिंग रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, रिप्रोडक्शन के बारे में रहेगा पूरा। रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग जो रहेगी रिप्रोडक्शन के बारे में रहेगी, अर्थात आप इसमें प्लांट की जो होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होंगे उनमें रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन हेल्थ भी पढ़ोगे। याद रखना इस बार आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हट चुका है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन हो गया मतलब सजीव ने क्या करा, एक अपनी जैसी संतति उत्पन्न कर दी, ठीक। अब रिप्रोडक्शन होने के बाद दूसरी बात आती है कि जो उत्पन्न होने वाली संतति जो है बेटा, वो संतति अपने माता पिता जैसी दिखती है, लगभग अपने किसके जैसी दिखती है, अपने पेरेंट्स के जैसे, अपने माता पिता के जैसे दिखती है। तो ये किस वजह से हुआ, तो उन कारणों को जानना है कि भाई जो लक्षण थे, जो कैरेक्टर्स थे, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गए या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए, वो किस वजह से गए और किस तरह से गए, ठीक है। वो सारी स्टडी करोगे आप, जेनेटिक्स में करोगे, जेनेटिक्स में देखोगे। जेनेटिक्स के बाद देखिए, जेनेटिक्स जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई जो जीन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा लक्षण जो होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जीन जो होते हैं वो आगे जाके इनके बारे में भी आपको और डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब आपको जो जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस देखना पड़ेगा, जिसको अपन स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जिसमें आप पढ़ोगे बेटा, जिसमें आप क्या क्या चीज पढ़ोगे, आप डीएनए के बारे में पढ़ोगे, आप आरएनए के बारे में पढ़ोगे, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आगे प्रोटीन कैसे बनती है, ठीक है ना, प्रोटीन किस तरह से बनती है, ये सारी चीजें जो होंगी वो आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है।
उसके बाद कि भाई ये सारी चीजें, भाई एक तरह से ये क्या हो गया, आपके ह्यूमंस की स्टडी, मतलब एक तरह से लिविंग की स्टडी कंप्लीट। नेक्स्ट आता है कि भाई जो पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर जीवन कैसे बना, वो आप पढ़ोगे इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन, या जिसको बोलते हो आप हिंदी में जैव विकास में पढ़ोगे, ठीक है ना, जैव विकास में, कि भाई इस पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई, आपकी बिग बैंग थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है ना। डार्विन आएगा उसमें, लेमार्क के सिद्धांत आएंगे, ठीक है ना, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स वगैरह आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी उस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, कुछ चैप्टर आपके किसके आएंगे बेटा, इकोलॉजी के आएंगे, इकोलॉजी के आएंगे, और एक चैप्टर और दो चैप्टर आएंगे आपके बेटा बायोटेक्नोलॉजी के, किसके आएंगे, बायोटेक के। बायोटेक मीन्स कि बायोलॉजी में आपको टेक्नोलॉजी जोड़नी है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो आप नॉर्मली तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसी वजह से बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी को क्या करा, इंक्लूड करा, और एक नई शाखा बनी जिसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी, जिससे मानव के लाभ की जो समस्त चीजें थी वो बनाई जा रही हैं। अभी अभी भी बायोटेक्नोलॉजी पर काफी काम हो रहा है, ठीक है। तो मेनली आपको रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स जो है, जिसमें आपने याद होगा, आपको 10th क्लास में थोड़ा बहुत याद होगा, मेंडल वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वो आप देखोगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आप डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर वगैरह वो सारी चीजें देखोगे, ठीक है ना। उसके बाद आप इवोल्यूशन देखोगे, इकोलॉजी के कुछ चैप्टर्स होंगे आपके, और बायोटेक्नोलॉजी होगी जिसके 2 चैप्टर होंगे, ठीक है ना। ये आपका 12th का रहने वाला है। 11th में ये सारी चीजें पढ़ते हो आप लिविंग्स के बारे में, और 12th में ये रहने वाला है आपका, ठीक है। तो आज मैं 12th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या उसी को बोलते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए एक एक टर्म को समझते चलेंगे। मैं हेडिंग डालता हूं चैप्टर की, देखिए वीडियो अगर पसंद आता है भाई लाइक करने में और शेयर करने में कोई कमी मत छोड़ना। 12th क्लास का आपको पूरा कंप्लीट यही कराएंगे हम, ठीक है ना। देखिए आपका जो चैप्टर आता है, पहला फर्स्ट चैप्टर आता है, वो आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं इसको पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप स्टार्ट कर दीजिए कि पुष्पीय पादप कौन से पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादप होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट स्टार्ट करने से फायदा नहीं है। देखिए एक टर्म से बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर देता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, मैं सीधा बात करता हूं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन सब जानते हो आप, लगभग लगभग सभी लोग जानते होंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है कि सजीव जो होता है वो अपनी जैसी संतति क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्यों करता है, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। क्लियर है बात। अब देखिए रिप्रोडक्शन वैसे भी अगर इसको खोला जाए तो वही 2 शब्द निकलते हैं, वही पुनः, पुनः, ठीक है ना, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, कि भाई सजीव जो होते हैं वो भी अपने जैसे क्या करते हैं, पुनः उत्पादन, अपनी जैसी संतति क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, आपका पहला चैप्टर हट चुका है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्लियर है बात। तो रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, ये 2 तरह का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक आता है आपका, एक आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं बेटा? लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए क्या चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मिनट, थोड़ा सा क्लियरिटी। अब ठीक। देखिए क्या चल रहा था अपना कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप क्या कहते हो भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हो? लैंगिक जनन। क्या कहते हो? लैंगिक जनन। और दूसरा आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप क्या बोलते हो? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग आप जानते हो, दो टाइप हो गए। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण, ठीक है। दूसरा आता है युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण। तीसरी चीज आती है तथा युग्मक संलयन की, युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। बात आ रही है आपके समझ में कि भाई बात कर रहा है कि भाई तीन घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूं आपसे कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें अर्धसूत्रण होगा, मतलब मियोसिस होगा, मियोसिस होगा भाई। ठीक है। युग्मक निर्माण होंगे अर्थात गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन होगा। और गैमेट फॉर्मेशन के साथ साथ युग्मक संलयन बोले तो गैमेट, गैमेट फ्यूजन होगा। तीन चीजें आपकी अगर उपस्थित हैं तो वो जनन क्या होगा? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। अब देखिए ये चीजें होती क्या है। अर्धसूत्रण आपको भी पता है कि अर्धसूत्री विभाजन का आपने उपयोग पढ़ रखा होगा, एप्लीकेशंस पढ़ रखे होंगे आपने अर्धसूत्री विभाजन के, अर्धसूत्री विभाजन के कि ये विभाजन के कब होता है? ये विभाजन केवल और केवल कब होता है? युग्मक निर्माण के समय होता है, युग्मक निर्माण के समय। इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है भाई? आधी रह जाती है। जैसे कि ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। गुणसूत्रों की संख्या 46 है। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन में संपन्न कराता हूं तो क्या बनेगी? 4 डॉटर सेल बनेगी, 4 डॉटर सेल बनेगी। और चारों डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे हाफ, या बोले तो 23 रहेंगे। ठीक है ना। इसी की वजह से, इस अर्धसूत्रण की वजह से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। कि मेरे माता पिता में यदि 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, तो मेरे अंदर भी कितने रहेंगे? 46। ठीक है। आरी बात समझ में? क्योंकि इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस से क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे आधे आधे। और उसके बाद उनका क्या होगा? संलयन होगा, और संलयन होकर फिर से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। क्लियर है बात? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल देना ये सभी चीजें नहीं होंगी। इसमें कोशिका जो होती है वो डायरेक्ट किसी कारण से दो भागों में विभाजित हो सकती है। ठीक है ना। जीव जो होगा, कोई भी लिविंग जो है या ऑर्गेनिज्म जो है, उसके शरीर से कोई भी टुकड़ा टूट सकता है, या कोई बड बन सकती है। वो बड उसके बाद क्या बन सकती है? एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह क्या कर सकती है? काम कर सकती है। ठीक है ना। वो सारी चीजें आएंगी। तो अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप याद रखना, इसमें ना तो आपका अर्धसूत्र, ना गैमेट फॉर्मेशन, ना गैमेट फ्यूजन, ये कोई सी चीज नहीं होगी। क्लियर है बात? ये चीज याद रख लोगे। तो आपको जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है ना। क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है। एक पॉइंट के लिए इतना से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है आपका फ्लावरिंग प्लांट, कि भाई फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। देखो एक एक टर्म हम क्लियर करके चल रहे हैं, हम चैप्टर के नाम में ही, चैप्टर के नाम को ही समझ रहे हैं पहले अभी। देखिए दूसरा आता है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट
फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं बेटा, ये प्लांट किंगडम के सबसे क्या होते हैं, सबसे विकसित पादप होते हैं, सबसे विकसित पादप होते हैं। और इनकी संख्या भी याद रखना, इनकी नंबर्स, ये संख्या जो होती है वो भी क्या होती है भाई, सर्वाधिक या हाईएस्ट होती है। ठीक है ना, मतलब इस पृथ्वी पर सर्वाधिक जो आपको प्लांट दिख रहे हैं या पादप दिख रहे हैं वो ज्यादातर कौन से हैं आपके, नाम है उनका आवर्तबीजी पादप, या इन्हीं को बोलते हैं अपन एंजियोस्पर्म प्लांट, आवर्तबीजी पादप। क्लियर है बात, यहाँ तक बात आई आपकी समझ में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट की यदि बात करी जाए कि भाई फ्लावरिंग प्लांट होते क्या हैं, तो ये प्लांट किंगडम के सबसे विकसित पादप होते हैं जिनकी संख्या भी इस पृथ्वी पर सर्वाधिक है। नाम है उनका आवर्तबीजी पादप या एंजियोस्पर्म प्लांट, आवर्तबीजी पादप। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हालांकि 11वीं क्लास में आवर्तबीजियों के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ के आए होंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि भाई इनका शरीर कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर आती है, ठीक। देखिए, यदि आवर्तबीजी पादपों के एंजियोस्पर्म प्लांट की मैं बॉडी की बात करूं, एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। पहले एंजियोस्पर्म शब्द को मैं अगर खोलूं, चलो थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म वर्ड जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, एंजियोस और दूसरा आता है आपका स्पर्मा। एंजियोस का मीनिंग जो होता है वो होता है बेटा सेल, या बोल सकते हो आप कवर भी बोल सकते हो, ठीक है, या बोल सकते हो पात्र। और स्पर्मा का मीनिंग होता है यहाँ पर सीड, या हिंदी में बोलते हैं इसको बीज। कि ऐसे पादप, देखिए अगर इसका मीनिंग निकालें तो देखिए क्या मीनिंग निकलता है कि ऐसे पादप जिनमें बनने वाला बीज या सीड जो होता है वो एक पात्र से या एक सेल से, कवच से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। और यहाँ सेल का तात्पर्य जो है ये किससे है बेटा, फल भित्ति से है। सेल का तात्पर्य किससे है, फल भित्ति से, या इसी को बोलते हो आप पेरिकार्प से है, ठीक है। किससे है, फल भित्ति या पेरिकार्प से है। क्लियर है बात, ठीक है। मतलब ऐसे पादप जिनमें बनने वाला बीज फल भित्ति से आवृत होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, आवर्तबीजी पादप कहते हैं, ठीक है। जैसे आप आम देख सकते हो, आम को देखोगे तो आम में जो उसकी जो बीज होता है वो अंदर रहता है, उसके जो बाहर का भाग जो होता है जिसको आप खाते हो वो फल भित्ति। इसी तरह आप बेर देख सकते हो, इसी तरह टमाटर देख सकते हो, बैंगन देख सकते हो, मिर्ची देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप बोलोगे कि सर गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का ये भी तो आवर्तबीजी हैं, इनमें तो कोई फल भित्ति दिखाई नहीं देती। तो याद रखना इनकी फल भित्ति का संपूर्ण जल जो होता है वो सूख चुका होता है, और उसी वजह से उनको क्या बोला जाता है बेटा, ड्राई फ्रूट्स बोला जाता है, ठीक है ना। जो तुम खाते हो वो ड्राई फ्रूट्स नहीं है। ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं वो आप समझ गए होंगे। क्लियर है। देखिए उसके बाद और बात करते हैं कि भाई एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं इनकी यदि मेन बॉडी की बात करी जाए, मुख्य काय की यदि बात करी जाए, मुख्य काय, मेन बॉडी या मुख्य काय, ये कैसी होती है भाई, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड होती है, ठीक है ना। स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड होती है, या मैं बोल सकता हूं बीजाणुद्विद द्विगुणित होती है। कैसी होती है, मुख्य बॉडी जो होती है बीजाणुद्विद द्विगुणित। अब तो सीधा याद रख लेना कि इसकी मेन बॉडी में क्या क्या चीजें, उसकी रूट, स्टेम एंड लीफ, ये सभी कैसे होंगे, उसके द्विगुणित होंगे, ठीक है ना। अब सर दूसरी बात आती है, द्विगुणित को आप डिनोट करते हो 2n से, पर आपको पता होना चाहिए कि द्विगुणित का मतलब क्या होता है और एगुणित का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यदि कोशिका में, जैसे देखिए ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम्स के सेट कितने प्रेजेंट होंगे, 23।
मतलब ये क्रोमोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सेट्स में प्रेजेंट होते हैं, और सेट्स जो होते हैं कितने होते हैं टोटल 23। अगर 23 सेट्स में जो क्रोमोसोम जो हैं, मतलब 23 सेट जो हैं, इसमें मतलब एक सेट में यदि 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो वो सेल होगी आपकी 2n डिप्लॉयड सेल होगी। यदि एक सेल में जो एक सेट है उसमें केवल एक एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो सेल उसको क्या बोलेंगे अपन, हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे 23, क्योंकि भाई एक सेट में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इधर एक सेट में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे 46 रहेंगे। क्लियर है बात, आपके समझ में आ रहा होगा। मैं डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि अगर सेल में नंबर ऑफ सेल में जो गुणसूत्रों का सेट जो होता है, उस सेट में यदि 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब कंप्लीट गुणसूत्रों की संख्या कंप्लीट है 46 है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 2 है, ठीक है ना। एन में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल में कि जो सेट होता है उसमें एक एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, उसको डिनोट करते हैं एन से। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। तो देखिए एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनकी मुख्य काय कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड होती है, बीजाणुयुक्त द्विगुणित होती है। याद रखना इस पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी आती है। देखिए थोड़ा सा बता देता हूं। आगे की बात, इस पर देखिए बेटा आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, अल्पकालीन होगी। अल्पकालीन का मतलब आप समझ जाइए, अल्पकालीन होगी मतलब ये क्या होगी, कुछ समय के लिए आएगी, कुछ समय के लिए। और यहाँ पर कुछ समय का तात्पर्य जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, कि मतलब ये अल्पकालीन रिप्रोडक्शन के से रिलेटेड है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर भी आएगी, हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर भी इस पर जन्म देगी, जो अल्पकालीन होगी, कुछ समय के लिए होगी, और वो मेनली जो आती है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए आती है, ठीक है ना। वो स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर बनती है, और फॉर एग्जांपल आपको बता दूं उसके, वो क्या होते हैं आपके मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स अर्थात नर एवं मादा युग्मक होते हैं वो। क्लियर है बात, वो क्या होते हैं, नर एवं मादा युग्मक होते हैं। तो एंजियोस्पर्म आप समझ रहे होंगे, छोटी छोटी सी बातें हमने कर ली है, सबसे विकसित पादप होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट वही प्लांट है जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में क्या आता है बेटा, फ्लावर आता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में क्या आता है, फ्लावर आता है, ठीक है ना। देखिए एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्मा की अर्थात ऐसे पादप जिनमें बनने वाला बीज फलभित्ति से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। मुख्यतः स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड होती है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर भी आती है, क्या करने के लिए आती है, रिप्रोडक्शन करने के लिए आती है। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। देखिए आपने 2 टर्म कंप्लीट हो चुकी हैं। एक टर्म हो चुकी है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दूसरी चीज आपको ये भी समझ में आ गया है कि आवर्तबीजी पादप क्या है, ठीक है। अब तीसरी टर्म जो आती है वो आती है आपकी फ्लावर, ठीक है ना। तीसरी टर्म कौन सी आती है, फ्लावर, फ्लावर। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। मतलब ये क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसमें, आपके एंजियोस्पर्म प्लांटों में। एंजियोस लिख देता हूं, बस एंजियो लिख देता हूं, ठीक है ना। कि फ्लावर जो होता है ये क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांटों में। कि मतलब ये किसके लिए आता है, फ्लावर्स की जो पत्ती होती है आवर्तबीजी पादपों में, वो किसके लिए होती है, रिप्रोडक्शन करने के लिए, जनन करने के लिए होती है। क्लियर है बात। दूसरी बात देखिए कि फ्लावर जो होता है, फ्लावर को बोलते हैं बेटा अपन मॉडिफाइडेड शूट कहते हैं, या इसी को बोलते हैं अपन रूपांतरित प्ररोह कहते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि रूपांतरित प्ररोह का मतलब जो होता है, प्ररोह का एक तरह से मतलब है कि पादप का ऊपरी भाग बोले तो क्या है बोलते हैं, इसको स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम। ठीक है। और जड़, तना, पत्ती, तीन चीजें होती हैं प्लांट में मेनली। ठीक है ना। अब याद रखना ये जड़ जो होती है, भाई जड़ को आपने तना क्यों नहीं बोला, वही लकड़ी है, उसमें भी वही लकड़ी है। ठीक है। लेकिन याद रखना स्टेम को स्टेम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर भाई क्या चीज उपस्थित होती है, पर्व एवं पर्व संधियां, नोड्स एंड एंटी नोड्स, पर्व एवं पर्व संधियां प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से आपका जो फ्लावर होता है, इसको भी मॉडिफाइड शूट कहते हैं, कि मतलब रूपांतरित प्ररोह के तने का ही एक रूपांतरण होता है, जिसमें हाईली कॉम्पैक्टेड का मतलब होता है अति संकीर्ण रूप में। अति संकीर्ण का मतलब बेटा बहुत पास पास, कॉम्पैक्ट मतलब दसी हुई। ठीक है ना। अति संकीर्ण रूप में क्या मिलती है बेटा, पर्व एवं पर्व संधियां प्रेजेंट होती है। पर्व व पर्व संधियां क्या रहेंगी बेटा, प्रेजेंट रहेंगी, उपस्थित रहेंगी। मतलब फ्लावर की आप काटोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जिसमें ये नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं। ठीक है ना। देखिए जिस नोड पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्या प्रेजेंट होता है, गाइनोसियम, उसे बोलते हैं गाइनोफोर। जिस पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, एंड्रोसियम, उसे बोलते हैं एंड्रोफोर। हिंदी में सुन लीजिए, जिस नोड पर जायांग उपस्थित होता है उसे बोलते हैं अपन जायांगाधर। जिस नोड पर क्या उपस्थित होता है बेटा, आपका पुमंग उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं, पुमंगधर। इसी तरह दलधर होता है और इसी तरह बाह्य दलधर होता है। ठीक है ना। तो आप फ्लावर में देख सकते हो, आपको पर्व एवं पर्व संधियां दिखाई देती है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, मॉडिफाइड शूट कहते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तीसरी बात आती है कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर के जो भाग होते हैं, ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड सेपल या रूपांतरित पत्तियां होती हैं। क्या होती है? रूपांतरित पत्तियां होती हैं या रूपांतरित मॉडिफाइड सेपल होते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में बोल रहा हूं। ठीक है ना, क्या होते हैं, मॉडिफाइड सेपल या रूपांतरित क्या होती है, पत्तियां होती है। क्लियर है बात? पल पुष्प के बारे में फिर से सुनिए। फ्लावर जो होता है, ये फ्लावर जो होता है, ये क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के रूप में मिलता है, किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। ठीक है ना। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड शूट भी बोलते हैं। ठीक है ना। मॉडिफाइड शूट भी बोलते हैं क्योंकि इस पर अति संकीर्ण में हाईली कॉम्पैक्टेड क्या प्रेजेंट होती है, नोड्स एवं एंटी नोड्स प्रेजेंट होती है, या अति संकीर्ण पर्व एवं पर्व संधियां उपस्थित होती है। ठीक है ना। इसके जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं भाई, आपकी रूपांतरित पत्तियां होती हैं। ठीक है ना। जिस भाग या जिस पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, गाइनोसियम प्रेजेंट होता है, उसे गाइनोफोर, एंड्रोफोर या जायांगाधर, और उसके बाद आता है आपका पुमंगधर कहते हैं। क्लियर है बात यहां तक? यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्लावर के बारे में ही, कुछ और बात करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी कहती है। ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रख लेना कि एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, एन ग्र्यू ने करी थी। ठीक है ना, एन ग्र्यू ने करी थी। ये चीज थोड़ा सा याद रख लेना। देखिए फ्लावर को, पुष्प जो होता है, फ्लावर पुष्प, ठीक है, फ्लावर, इसको बोलते हैं बेटा बीजाणु पर्णधारी प्ररोभी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बीजाणु पर्णधारी प्ररोभी कहते हैं। स्पोरोफिल ब्रिंगिंग सूट, स्पोरोफिल ब्रिंगिंग सूट भी कहते हैं। ठीक है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर फर्टाइल एंड फर्टाइल दोनों तरह के चक्र क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मतलब इस पर फर्टाइल होल्स एंड फर्टाइल होल्स, मतलब आपके पादपों के जो सॉरी आपके पुष्पों के पार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं होल्स। ठीक है ना, WHORLS, होल्स। ठीक है। आपको हो सकता है आपका उच्चारण कुछ अलग हो। ठीक है ना, होल्स।
ठीक है ना। तो बीजाणु पर्णधारी प्रलोभ कहते हैं क्योंकि इस पर देखिए आपको क्या दिखाई देगा बेटा, सर्टाइल और फर्टाइल जो चक्र होते हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको बीजाणु पर्णधारी प्रलोभ या स्पोरोफिल ब्रिंगिंग सूट भी कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद पुष्प के बारे में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। आपके एनसीईआरटी में कुछ अथासी लिख रखी है कि पुष्प जो होते हैं वो सजावट के रूप में, सामाजिक सौंदर्य के रूप में, ठीक है ना, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, या फिर हर्ष में, सुख में, दुख में, उन सभी में काम आते हैं। आप पूजा करने जाते हो पुष्प लेकर जाते हो, किसी की मृत्यु हो जाती है तो फूलों की माला लेके जाते हो, आपकी परफ्यूम्स होती हैं, सेंट जो होती है वो भी किससे बनती है, पुष्पों से ही बनती है। ये सारे कुछ एक पैराग्राफ सा दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, चाहो तो आप वो बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, उसमें समझाने को कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है आपकी बेटा एक फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना, कौन सी टर्म आती है, फ्लोरिकल्चर, हिंदी में लिख देता हूं, फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, किस चीज के लिए, आपकी सजावट के लिए भी हो सकता है, वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना, वो किसी भी तरह से हो सकता है। मतलब आपको क्या करना है, पुष्पीय पादपों की खेती करनी है, पुष्पों की खेती मत बोल देना। ठीक है ना, क्या बोलना है आपको, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पीय पादपों की खेती जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है ना, मेनली इसका इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आता है पुष्प के बारे में। उसके बाद आता है कि भाई पुष्प जो होता है, जैसे ही आपके पुष्प जो होता है, अगर पुष्प आया है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि पादप में क्या होने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पुष्प इंडिकेट किसको करता है, मतलब इंश्योर करता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्लियर है बात। एक चीज और याद रख लोगे कि क्या करता है, इंश्योर करता है। ठीक है, ये लाइन है, ऐसी लाइनें आपके आ जाती हैं कभी कभार। ठीक है ना, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंश्योर कौन करता है, वो कौन करता है, आपका फ्लावर ही करता है। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है तो बेटा एक बार जरूर शेयर कीजिए आप। देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो शायद नीट में एक बार सही गलत में पूछी भी गई थी। ठीक है ना। देखिए टू ए बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स जो होते हैं वो किसकी तरह होती है, जादू की तरह। ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल मतलब आकारिक रूप से भी, और एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब भ्रूणिकी के रूप से भी क्या होते हैं, एक तरह से मिरेकल, जादू की तरह। और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या होती है, साइट होती है। ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है ना, टू ए बायोलॉजिस्ट, आपके एनसीईआरटी के फायदे हैं, to a biologist flowers are morphological and embryological miracle and site of sexual reproduction। क्लियर है बात यहाँ तक। देखिए उसके बाद देखिए याद रखना कि फ्लावर जिस जगह लगेगा, फ्लावर जिस जगह लगेगा उस जगह का क्या होता है, पहले वही निर्णय होता है। ठीक है ना, निर्णय का मतलब कि उस जगह पर कुछ चेंजेस होते हैं, उस जगह पर बेटा कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है ना, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तथा कुछ क्या होते हैं, आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, या आपके मान लीजिए एक तरह से स्ट्रक्चर चेंजेस भी होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आकारिकी परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है ना, उसमें याद रखना उस चेंज के बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका फ्लावर प्रीमोर्डियम आएगी। कौन सी स्ट्रक्चर पहले आएगी, फ्लावर प्रीमोर्डियम। उसके बाद क्या आएगी बेटा, फ्लावर बर्ड बनेगी, फ्लावर बर्ड। और देन उसके बाद किसका विकास होगा, आपका फ्लावर का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फ्लावर बन जाए। और आपने भी देखा होगा आपके आसपास प्लांट होंगे कि पहले फ्लावर नहीं बनता है, पहले एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है ना, पहले वो जो स्टेम जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, मोटा होता है, मतलब फ्लावर प्रीमोर्डियम बनती है, फिर वो थोड़ी गांठ जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है ना, ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे फ्लावर बर्ड कहते हैं। और वो फ्लावर बर्ड जो होता है वो आगे जाके क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या पुष्प की संरचना। क्या क्या संरचनाएं होती है पुष्प की, वो अपन देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी कभार 2 नंबर का बनवा लेता है, याद रखना आपके बोर्ड के एग्जाम में।
देखिए आपकी हेडिंग आती है पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखिए पुष्प की संरचना में याद रखिए संरचना कैसे बनानी है, वो देखिए आप एनसीईआरटी का भी देख सकते हो, एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख सकते हो सकता है मेरा थोड़ा अलग हो, लेकिन आपको बुक के डायग्राम ही ज़्यादा याद रखने हैं। आपका नीट का इस साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए या पिछले साल का उठाइए या उससे पहले का उठाइए, आपके एनसीईआरटी के ही कुछ डायग्राम दे देते हैं और उन डायग्रामों में ए बी सी डी वगैरह मार्क करवा लेते हैं। मैं डायग्राम अलग भी बना सकता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आपको बुक का डायग्राम देखना है और उसको क्या करना है, मार्किंग करनी है कि कौन सी चीज़ सेपल है, कौन सी पेडल है, वो सॉरी पेटल है, कौन सी थैलेमस है, कौन सी पेडिसल है, ठीक है ना, कौन सी गायनोसियम है, कौन सी चीज़ एंड्रोसियम है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको खुद को मार्क करनी है, क्योंकि हर चीज़ पड़ोसी हुई की ज़्यादा सही नहीं रहती है। बच्चा अगर खुद अपने दिमाग से थोड़ा बहुत काम करे तो वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है ना, है ना। ये मत सोचना मास्टर ज़्यादा ज्ञान फेल रहा है। देखिए यदि पुष्प की संरचना की बात करी जाए तो देखिए पुष्प जो होता है बेटा मुख्य तने से एक संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है, या एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। और इस वृंतनुमा संरचना को बोलते हैं अपन पेडिसल। क्या बोलते हैं इस संरचना को, पेडिसल। इसी को हिंदी में बोलते हैं अपन पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहा जाता है, ठीक है ना। पेडिसल का अपर पार्ट जो होता है ये एक फूली हुई संरचना बनाता है। क्या बनाता है, फूली हुई संरचना बनाता है। इसको ग्रीन कलर से बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या बनाता है, फूली हुई संरचना बनाता है। और इस फूली हुई संरचना को बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस, या इसी को बोलते हैं हिंदी में पुष्पासन। पुष्पासन नहीं, पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए याद रखना पुष्प जो होते हैं, पुष्प में देखिए पुष्प के भागों की यदि बात करी जाए, इसके होल्ड्स की यदि बात करी जाए, ठीक है ना, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ये 4 भी कितने भागों में डिवाइड होते हैं, 2 भागों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। जिसमें 2 भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके शर्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, शर्टाइल। और 2 भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके फर्टाइल होते हैं। शर्टाइल भागों की यदि बात करी जाए तो इसमें 2 भाग आते हैं। एक आता है आपका सेपल और दूसरा आता है आपका पेटल्स, ठीक है ना। सेपल और पेटल आता है, एस मत लगा देना, ठीक है ना। और फर्टाइल भाग में क्या आते हैं आपका, फर्टाइल भाग में एक आता है आपका एंड्रोसियम, बता रहा हूं अभी एंड्रोसियम क्या है। और एक आता है आपका गायनोसियम। क्या आता है, गायनोसियम। क्लियर है बात, एंड्रोसियम और गायनोसियम, ठीक है ना, मतलब जायान, उमंग, ठीक है ना, दल और बाह्य दल, ठीक। अब देखिए सबसे बाह्य चक्र की यदि बात करी जाए तो पुष्प में आप देखोगे सबसे बाहर की तरफ, ठीक है, पुष्प में आप पुष्प को खोलोगे जब सबसे बाहर की तरफ आपको हरे कलर की कुछ छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देंगी, ठीक है ना। हरे कलर क्या दिखाई देंगी बेटा, छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देंगी। उन हरे कलर की छोटी पत्तियों को अपन क्या कहते हैं, उन पत्तियों को अपन क्या कहते हैं, इन पत्तियों को कहा जाता है सेपल। इनको एक साथ पूरे पुंज को, इनके पूरे पुंज को, तो ठीक है ना, एक साथ को क्या बोलते हैं अपन, सेपल बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिट ऑफ सेपल या सेपल की इकाई जो होती है, ठीक है ना, सेपल की इकाई जो होती है मतलब इसके एक सदस्य को, इसको एक मेंबर को या एक सदस्य को, एक सदस्य को अपन क्या बोलते हैं, कैलेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। फिर से सुनिए कि पुष्प आपने सभी ने देखा होगा, किसी ने दिया भी होगा, ठीक है ना। तो उसमें याद रखोगे कि पुष्प के जो आपके जो कलरफुल भाग जो होता है, ठीक है, आप देखा होगा ना कलरफुल पंखुड़ियां जो होती हैं, पंखुड़ियों के नीचे आपने हरे कलर की पत्तियां देखी होंगी। उन हरे कलर की पत्तियों को अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं, सेपल्स मींस बाह्य दल पुंज कहते हैं, जिसके एक सदस्य को क्या कहते हैं बेटा, बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं सेपल और कैलेक्स। उसके बाद आता है पुष्प का रंगीन भाग। पुष्प का रंगीन भाग जो होता है, पुष्प का रंगीन भाग आपने देखा ही होगा, ठीक है। पुष्प का रंगीन भाग आपने देखा होगा, तो पुष्प के रंगीन भाग को अपन क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं पेटल, पेटल, या इसी को बोलते हैं
दल पुंज, क्या बोलते हैं, दल पुंज। और इसके एक सदस्य को या एक मेंबर को, एक सदस्य को क्या कहा जाता है बेटा, एक सदस्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है, या इसी को बोला जाता है कोरोला, कोरोला। ठीक है, क्या बोला जाता है, कोरोला कहा जाता है। उसके बाद तीसरा चक्र जो होता है बेटा, ये क्रम से होते हैं, ये भी याद रखना। सबसे बाह्य चक्र जो होता है वो आपका कौन सा होता है, सेपल, देन पेटल्स। उसके बाद देखिए आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में आपको क्या दिखाई देगा, एंड्रोसियम दिखाई देगा। ठीक है ना, कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में आपको क्या दिखेगा, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ठीक है ना, एंड्रोसियम। ठीक है ना, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के एक सदस्य को क्या कहा जाता है बेटा, स्टामन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्टामन कहा जाता है। और ये स्टामन जो है, मैं एक को ले रहा हूं, इनको देखिए सारे को एक साथ, ये कई सारे हो सकते हैं, इन कई सारे को एक साथ मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उस पूरे पार्ट को तो एक साथ क्या बोलूंगा मैं बेटा, एंड्रोसियम बोलूंगा। यदि मैं एक को लूं, यदि एक को लूं तो एक को मैं क्या बोलूंगा, स्टामेन कहूंगा। क्या बोलूंगा, स्टामेन। और ये स्टामेन जो है ये भी कितने, इसमें जो स्टामेन जो होती है इसमें दो संरचनाएं मिलती हैं आपको, दो स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंथर कहते हैं। तथा सिलेंड्रिकल पार्ट जो होता है, सिलेंड्रिकल स्टॉल या सिलेंडर स्टॉल, ठीक है ना, मतलब एक सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर होती है या एक नलीनुमा संरचना जो होती है, इस नलीनुमा संरचना को अपन कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर, फिलामेंट, एंड्रोसियम, स्टामेन, ये आपके समझ में आ गए होंगे। सबसे आंतरिक चक्र जो होता है, सबसे आंतरिक चक्र, उस आंतरिक चक्र को क्या बोला जाता है, गाइनोसियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गाइनोसियम। ठीक है, सबसे आंतरिक चक्र को क्या कहा जाता है, गाइनोसियम कहा जाता है। ठीक है, सबसे आंतरिक चक्र को क्या कहा जाता है, गाइनोसियम। मैं इधर लिख देता हूं, ये मिटाना पड़ेगा मेरे को, चलो इसको मिटा देते हैं भाई, एडिंग को। देखिए सबसे आंतरिक चक्र, सबसे इनर अंदर का चक्र जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, गाइनोसियम, गाइनोसियम। ये इसी को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं अपन गाइनोसियम। अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात आने वाली है कि गाइनोसियम जो होता है, इस गाइनोसियम की इकाई को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल कहते हैं। लेकिन इसको मैं बोल सकता हूं कार्पल्स भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, कार्पल्स बोल सकता हूं। अब क्यों बोल रहा हूं वो सुनिए कि यदि देखिए गाइनोसियम में, यदि गाइनोसियम की इकाई को क्या बोलेंगे, पिस्टिल कहेंगे। पिस्टिल कब कहेंगे, केवल एक ही ओवरी, जो ओव्यूल जो है केवल क्या प्रेजेंट होगा, एक ही, सॉरी ओवरी जो ओव्यूल जो है, नीचे वाला भाग जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी जो है यदि कितनी प्रेजेंट है, ओवरी कितनी प्रेजेंट है, यदि एक प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पिस्टिल बोलेंगे। यदि ओवरी क्या है, एक से अधिक, मोर देन वन, मोर देन वन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे अपन कार्पल्स। क्या बोलेंगे, कार्पल्स। या आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको कहते तो क्या है, गाइनोसियम। इसके एक सदस्य को, ठीक है ना, या एक मेंबर को अपन क्या बोलते हैं, पिस्टिल। यदि अगर इसमें क्या है, ज्यादा क्या है आपके अंडाशय है, अगर ज्यादा है तो उनको क्या बोल सकते हो आप, कार्पल भी बोल सकते हो। अब पिस्टिल जो है या कार्पल जो है ये कितने भागों में डिवाइड होती है, इसमें तीन स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको। ठीक है, मैं एक केवल एक स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये स्ट्रक्चर जो है सबसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो पोलन को कलेक्ट करती है, मतलब जिस पर पोलन जो होते हैं वो आकर गिरते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन स्टिग्मा। स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, हिंदी बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, दूसरा जो नलिकाकार भाग जो होगा, वो सिलेंड्रिकल पार्ट जो होगा उसे बोलते हैं अपन वर्तिका, बोले तो स्टाइल। क्या बोलेंगे, स्टाइल। और लास्ट में जो होगा नीचे फूला हुआ भाग जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, ओवरी होता है। कौन सा होता है, ओवरी, जिसमें छोटी छोटी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी। इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल कहते हैं।
थोड़ा सा डायग्राम घसड़ पसड़ हो चुका है, अभी थोड़ा दोबारा बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, पूरा मैं पूरा बताता हूँ फिर से। देखिए कि फ्लावर जो है, पुष्प जो होते हैं, पुष्प के कितने भाग दिख रहे हैं आपको? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 भाग जो होंगे वो कैसे होंगे आपके? सर्टाइल होंगे, और 2 कैसे होंगे? फर्टाइल होंगे। सर्टाइल का मतलब होता है कि जो निषेचन में भाग नहीं लेगा। फर्टाइल का मीनिंग होता है जो निषेचन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब आपके फर्टिलाइजेशन में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना। सर्टाइल भागों के सबसे बाह्य भाग कौन सा है आपका? सेपल, और दूसरा कौन सा है आपका? पेटल। सेपल के एक सदस्य को अपन बोलते हैं कैलेक्स, क्या बोलते हैं? कैलेक्स। पेटल्स के एक सदस्य को क्या बोलते हैं अपन? कोरोला, क्या बोलते हैं? कोरोला। उसके बाद तीसरा सदस्य जो आता है वो आता है जो आपके फर्टाइल सदस्य आता है पहला। ठीक है, वैसे आपका कौन सा होता है? तीसरा सदस्य होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ठीक है ना, या क्या बोलते हैं अपन? पुमंग। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको पुमंग बोलते हैं। इसके एक सदस्य को अपन क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं। ठीक है ना। और स्टामेन जो होता है ये कितने भागों में डिवाइड होता है? 2 भागों में। लोब्यूलर पार्ट जो होता है उसे तो बोलते हैं अपन एंथर। एंथर जो है ये एंथर, ये कैसा पार्ट होता है? लोब्यूलर पार्ट होता है। ठीक है ना। और आपका दूसरा जो सिलेंड्रिकल पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है आपका? फिलामेंट होता है। ठीक है ना। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोले तो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का एक सदस्य स्टामेन, स्टामेन की स्ट्रक्चर में देखा जाए तो 2 भाग, पहला भाग आपका एंथर, दूसरा भाग आपका फिलामेंट। इसी तरह से सबसे आंतरिक चक्र जो होता है पुष्प का वो कौन सा होता है? गाइनोसियम। इस गाइनोसियम को ही अपन क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके एक सदस्य को क्या बोलते हैं अपन? पिस्टिल। पिस्टिल के भी कितने भाग? 3 भाग। पहला आता है आपका कौन सा? स्टिग्मा आता है, वर्तिकाग्र, जिस पर पोलन क्या करते जाते हैं? कलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा आता है वर्तिकाग्र, जो पोलन ट्यूब को रास्ता देता है। तीसरा आता है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी आपको ओवरी के अंदर। इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ठीक है ना। इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? ओव्यूल कहते हैं। ठीक है ना। पिस्टिल को हिंदी में बोलते हैं अंडक, क्या बोलते हैं? अंडक भी बोलते हैं। गाइनोसियम को हिंदी में बोलते हैं बेटा जायांग। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले भी सुन लीजिए कि पुष्प जो होता है सबसे आंतरिक चक्र कौन सा होता है? जायांग, जिसको मादा जनन चक्र कहते हैं। इसकी एक इकाई को अंडक कहा जाता है। अंडक जो होते हैं, अंडक के 3 भाग होते हैं। अंडक का सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा होता है या वर्तिकाग्र होता है। उसके बाद वर्तिका होता है, और उसके बाद अंडाशय होता है। ठीक है ना। क्लियर है बात? यहां तक बात आई समझ में? ये आपकी पुष्प की संरचना थी। ठीक है ना। एक बार अपन कल दोबारा एक बार डायग्राम बना के समझ लेंगे, कल सारणी बना के समझ लेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।